जय हिंद। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज की ये सच्ची घटना आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि अगर कोई आदमी शिद्दत से चाहे तो बाधाएं लाख आएं, लेकिन उसको मंजिल पाने से कोई रोक नहीं सकता है। आज की ये सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ। मुझे उत्तर प्रदेश का एक मुजफ्फरनगर शहर है, जहाँ की अफसर कॉलोनी है। उस अफसर कॉलोनी में एक बैडमिंटन कोर्ट होता है और बैडमिंटन कोर्ट में बहुत सारे लोग आते हैं, उनके परिवार लोग और अधिकारीगण वहाँ जो है बैडमिंटन खेला करते हैं। और ये सच्ची घटना है 26 मार्च 2009 सुबह 6:30 बजे का वक्त होता है। बैडमिंटन कोर्ट में एक तरफ समाज कल्याण अधिकारी होते हैं खेलने वाले, और एक तरफ उन्हीं के ऑफिस में काम करने वाला उनका क्लर्क होता है। दोनों लोग बैडमिंटन खेलते हैं और खेलते ही रहते हैं, लेकिन जो समाज कल्याण अधिकारी होते हैं उनके अंदर उत्साह था और जंप कर करके मार रहे थे। लेकिन जो दूसरी साइड में जो क्लर्क था, वो उसको देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका मन नहीं लग रहा है बैडमिंटन खेलने में। उसी बीच में दो लोग आते हैं और समाज कल्याण अधिकारी महोदय को बोलते हैं कि सर आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अब उनका हौसला और बढ़ जाता है और तेजी मारने लगते हैं। उसी बीच में कुछ ही सेकंड होता है कि दो लोग और आ जाते हैं और इशारा होता है कि यही है समाज कल्याण अधिकारी, और तड़ातड़ 7 गोलियां चला दी जाती हैं। 7 गोलियां, पहली गोली आकर लगती है आंख में, एक आंख बाहर आके गिर जाती है। दूसरी गोली सिर में लगती है, सिर के अंदर गोली घुस जाती है। तीसरी गोली जबड़े पर लगती है, जबड़ा टूट जाता है। और चौथी गोली लगती है, सिर को छूते हुए निकल जाती है। 5वीं गोली सीने से छूती हुई निकल जाती है, और 7वीं, 6वीं, 7वीं गोली जो है लग जाती है पैरों में। तो अब इतनी जब गोलियां लगती हैं, वो ज़मीन पर बैडमिंटन कोर्ट में धराशायी हो जाते हैं और चीख पुकार मच जाती है। पूरे जो अफसर कॉलोनी थी वहाँ के लोग दौड़ कर आते हैं, कुछ लोग तो छुप जाते हैं कि हुआ क्या आखिर, सब जानने के लिए। बाहर अपनी खिड़कियों से कोई देख रहा है और कोई भाग करके बैडमिंटन कोर्ट की ओर आ रहा है। उसी में से एक लड़का जो है वो चिल्लाता हुआ बोलता है कि मेरे भैया को गोली मार दिए, आप एम्बुलेंस बुलाइए, मेरे भैया को गोली मार दिए, मेरे भैया को गोली मार दिए। लेकिन वहीं पर कुछ एसडीएम खड़े हैं, कुछ सीओ, यानी तमाम अधिकारी खड़े हैं, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं पड़ी कि एम्बुलेंस बुला दें या पुलिस को फ़ोन कर दें। होता यह है कि आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाया जाता है। एम्बुलेंस से लेकर के उनको जो नज़दीकी हॉस्पिटल होता है उस हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन वहाँ जवाब दे देते हैं कि आप जो है इनको हायर मेडिकल सेंटर में ले जाइए। अब वो जो है बड़े अस्पताल में ले जाते हैं, वहाँ जो है उनको एडमिट किया जाता है। उनका वो जो है 1 महीने तक उनकी आँख नहीं खुलती, वो बोलते नहीं हैं। 1 महीने के बाद जब उनकी आँख खुलती, लोगों को उम्मीद बनती है कि अब ये जिंदा हो जाएंगे, और उनको भी लगा कि हाँ हम बच जाएंगे। अब उनकी दवा वहाँ चलती है 4 महीने। 4 महीने के बाद जब वो अब मैं आपको ये पूरी जो सच्ची घटना है पूरी सिलसिलेवार बताता हूँ। उत्तर प्रदेश का एक जनपद है अलीगढ़, वहाँ एक शिवदान सिंह राही नाम के एक व्यक्ति होते हैं, और वो गरीब मजदूर, यानी मजदूरी करके अपना भरण पोषण अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उनके एक बेटा होता है, तो वो सोचते हैं कि हम क्यों ना अपने परिवार को और बच्चे को लेकर के शहर में चलते हैं, और वहाँ चल कर के मजदूरी तो हमको करना ही है। अब बेटे का एडमिशन करा देंगे और हम जो है अपना काम करेंगे, और जो है हमारा अच्छा काम चलेगा। अब अपने परिवार को लेकर के वो चले जाते हैं अलीगढ़ शहर में, बेटे का एडमिशन करा देते हैं। बेटे का नाम होता है रिंकू सिंह राही। रिंकू सिंह राही पढ़ने में टैलेंट होता है, क्लास में जाता है, अच्छा नंबर लेकर आता है और लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। लोग जो अब उसका एडमिशन हो जाता है GIC यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज अलीगढ़ में। अब उसको वजीफा मिलने लगता है। 10वीं में अच्छा नंबर आता है, लोग और प्रसन्न होते हैं और उत्साह बढ़ता है उसका, और उसको अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं। 12वीं में जाता है, उसका और अच्छा नंबर आता है। अब जैसे ही 12वीं पास होता है, वो जो है इंजीनियरिंग के बारे में सोचता है, और NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जमशेदपुर में उसका एडमिशन हो जाता है। वहाँ चला जाता है पढ़ने के लिए, और जब घर वापस आता है तो अपने पिताजी से बात करते हुए चर्चा करता है कि पापा क्या आपको कोई पेंशन मिल रही है, या आपको जो है घर बनाने के लिए क्या कोई
सुविधा मिल रही कि नहीं मिल रही। तो पिताजी बोलते हैं कि बेटे मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि पेंशन के लिए या घर बनवाने के लिए लोगों को मैं घूस दूं कि मेरा काम हो और मेरा घर बने। अब जब इतनी बात सुनता है वो लड़का यानी रिंकू सिंह, उस समय तो उसके मन में आता है कि ये काम करता कौन है। तो लोगों ने बताया कि भाई ये तो अधिकारी लोग हैं। तो उसके मन में आता है कि हम क्यों ना सिविल अधिकारी बने, सिविल सर्विस की तैयारी करें। वो यूपी पीसीएस की तैयारी शुरू कर देता है और अंततः 2004 में यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है। 2007 में रिंकू सिंह राही ट्रेनिंग करते हैं यूपी पीसीएस की और 2008 में उनकी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में उनकी पोस्टिंग हो जाती है समाज कल्याण अधिकारी के रूप में। अब हमने जो आपको ये घटना बताया, अब जैसे वो समाज कल्याण अधिकारी के रूप में मुजफ्फरनगर में वो क्या करते हैं कि तमाम वो जो है फाइलें पलटना शुरू कर देते हैं कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसी बीच में बच्चे आते हैं स्कूल में पढ़ने वाले और कहते हैं कि सर मेरा वजीफ़ा नहीं आ रहा है, तो मेरा ये नहीं आ रहा है, कोई बोल रहा है शादी का मेरा पैसा नहीं आ रहा है। तमाम जो कल्याणकारी योजनाएं हैं समाज कल्याण मंत्रालय की, वो फाइलें जो है उधर ही घूमती हैं, काम किसी का होता नहीं है। लोग परेशान रहते हैं। जब आकर के बताते हैं तो समाज कल्याण अधिकारी रिंकू सिंह फाइलों को खोलना शुरू करते हैं, खंगालना और अपनी पुरानी बातें याद करना कि हमारे टाइम में भी ऐसे होता था, हमारे पिताजी के भी साथ ऐसे हुआ है। तो वो जो है वहाँ जब खोलते हैं, ये खंगालते हैं, तो 10 महीने के अंदर 100 करोड़ रुपए का घोटाला उनको मिला। अब जब 100 करोड़ रुपए का घोटाला मिलता है और दिखाई देता है पूरा फाइलें और कागज़ खंगालने के बाद, तो जो वहाँ से संबंधित बाबू थे, जो वहाँ पैर जमाए हुए बैठे रहते हैं 20-20 साल से, 30 साल से, 25 साल से, 15 साल से, वो लगातार फ़ोन करते हैं किसके, उच्च अधिकारियों के पास जो वहाँ पहले रह चुके थे और जो नेता थे, जो माफिया थे, कि भाई अगर आप इनको हटाएंगे नहीं यहाँ से तो आपके भी गिरेबान में ये तलवार लटकेगी और आ सकते हैं, आप भी इस जांच के दायरे में आ सकते हैं। अब उस समय मायावती जी की सरकार थी, अब बहन मायावती जी की सरकार थी और उस समय इलेक्शन का माहौल था, यानी एक सरकार आ रही थी, एक सरकार जा रही थी। अब होता क्या है कि जब चुनाव का माहौल होता है तो सारी जो पावर होती है वो कहाँ चली आयोग के पास, इलेक्शन कमीशन के पास। अब ना तो उनकी पोस्टिंग करा सकता था कोई और ना तो उनको कोई हटा सकता था। अब हुआ क्या कि जैसे ही 26 मार्च 2012 आता है, सरकार किसकी हो जाती है, अखिलेश यादव जी की, मुख्यमंत्री बन जाते हैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के। अब ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि अब हम जो है इनका जो है इनके ऊपर दबाव आने लगा, इनके ऊपर दबाव आने लगा कि भाई आपको लखनऊ से एक फ़ोन आता है एक अधिकारी का और कहता है कि भाई रिंकू सिंह तुमको नौकरी करना है या अपनी जान गंवानी है। आप खलबली मच जाती है। इन्होंने तमाम अधिकारियों से कहा और अपने काम में फिर से लग जाते हैं कि ऐसे लोग तो बोलते रहते हैं। अच्छा, फिर जो मुजफ्फरनगर के जिला अधिकारी थे उनको इन्होंने ये बात बताई कि ऐसे ऐसे मुझे फ़ोन आ रहा है, मेरे ऊपर ऐसे दबाव आ रहा है। मुजफ्फरनगर के जिला अधिकारी ने कहा कि तुम अपना काम करो यार ईमानदारी से, दुनिया क्या करे उसकी बात मत करो। अब उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया फिर से, लेकिन होता ये है कि जो मैंने पीछे की घटना बताई, उनका बैडमिंटन कोर्ट में बैडमिंटन होता है और गोली मार दी जाती है और ये पूरी कहानी जो है ऐसे होती है। तो अब मैं फिर पीछे चलता हूँ कि जैसे ही ये वो हॉस्पिटल से आते हैं तो इनकी पोस्टिंग कर दी जाती है, कहाँ, भदोही में कर दी जाती है। भदोही में 4 महीने रहते हैं, फिर वहाँ जाते हैं, वही काम शुरू कर देते हैं। इतनी चोट लगने के बाद भी, इतना गोली सब खाने के बाद भी वो फिर से वही घोटाले वाली फाइल जो है खंगालना शुरू कर देते हैं। और फिर उनका 4 महीने बाद उनकी पोस्टिंग हो जाती है श्रावस्ती में। श्रावस्ती में जाते हैं, वहाँ 3 दिन रहते हैं। 3 दिन बाद कहते हैं भैया आपका सर आपका यहाँ कोई काम नहीं है, आप यहाँ से अपना बुरिया बिस्तरा बांधिए, यहाँ से भी जाइए। उसके बाद उनकी पोस्टिंग हो जाती है ललितपुर। ललितपुर में भी कुछ दिन रहते हैं और 1 साल रहते हैं वहाँ। 1 साल के बाद उनको जो है समय जैसे बीतता गया, उनके ऊपर दबाव बढ़ता गया और फिर समय आ जाता है 26 मार्च 2012। जैसा कि मैं बता रहा था पहले कि अखिलेश यादव जी की सरकार आ गई। अब उनके ऊपर जब दबाव बढ़ने लगा तो उन्होंने क्या कहा कि अब हम जंतर मंतर पर जाएंगे और वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। वहाँ जब धरना प्रदर्शन करने जाते हैं, वहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद
वो फिर आ जाते हैं कहाँ, समाज कल्याण मंत्रालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में। वहाँ निदेशालय के सामने जब वो धरना प्रदर्शन करते हैं तो लोग देख करके हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं अब क्या करें, अब हमारी पूरी पोल पट्टी खुल रही है। उन्होंने क्या किया, उन अधिकारियों ने, बड़े बड़े अधिकारी जो थे, उन्होंने प्लान बनाया कि एक डॉक्टरों की टीम बुलाई और डॉक्टरों की टीम बुला करके समाज कल्याण अधिकारी रिंकू सिंह को पागल घोषित करा दिया कि ये आदमी दिमागी तौर पर सही नहीं है। अब इतना ही नहीं, देखिए कि ऐसे ईमानदार अफसर को पागल घोषित कर दिए, पागल घोषित करके और उसको पागल खाने में एडमिट कर दिए, वहाँ 3-4 दिन रखे। उसके बाद उनको क्या करते हैं, उनके गृह जनपद अलीगढ़ में उनकी पोस्टिंग कर देते हैं। अलीगढ़ में पोस्टिंग होने के बाद वो फिर वही काम शुरू कर देते हैं। फिर जो है अधिकारी प्लानिंग बनाते हैं कि ऐसा करो, ये जहाँ भी जाएगा ये यही काम करेगा। अब उत्तर प्रदेश में कई ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहाँ यूपी पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी कराई जाती है बच्चों की फ्री में। तो ये क्या करते हैं कि एक जगह होती है हापुड़, हापुड़ में जो है इनको वहाँ लगाया जाता है और जो बच्चे कोचिंग कर रहे थे प्लान बनाया कि वहाँ जाकर के बच्चों को सिखाएगा क्या कैसे क्या, वो सब सारी जो है चीज़ें जो है बच्चों को एजुकेशन देंगे। लेकिन वहाँ जाकर के फिर वही कि बच्चों को कितना दूध मिला, कितना इनकी फीस, कितना इनका कंबल बिस्तर का, उनके खाने का, सब्जी का, उनके अंडे का, दूध का, ये सारी फाइलें निकालना शुरू करते हैं। फिर वही बखेड़ा मच जाता है। उसी बीच एक लड़का आता है, वो तैयारी करने वाला, और कहता है सर ये बताइए कि आपने इतनी फाइलें खोली, इतना ये सब, आप अपनी जान को दांव पर लगा दिए, लेकिन आपको क्या मिला सर बताइए आप। फिर वो बोलते हैं क्या करूं बताओ। वो बोलता है कि आप क्यों ना यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी करिए और यूपीएससी क्वालिफाई करिए। आपके दिमाग इतना शार्पनेस है आपके दिमाग में, आप कर सकते हैं। वो जो है उनका एक इतिहास जो है बदलने वाला, लोगों के एक नज़ीर बनने वाला एक जो है एग्जाम्पल पेश करते हैं, समाज के सामने एक उदाहरण पेश करते हैं कि उनको वो जो है यूपीएससी तैयारी करते हैं और 2021 यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं और 683वीं रैंक आती है उनकी, और उनको मिलता है यूपी कैडर। अब उसी बीच में 18 फरवरी 2021 को जो लोग मारे थे इनको, जिसमें 8 लोगों के खिलाफ सबूत मिला, यानी 4 लोगों के गवाह मिल गए और 4 लोगों के गवाह नहीं मिले, तो 4 लोग बरी हो जाते हैं और 4 लोग फंस जाते हैं। उन 4 में से कौन कौन थे उनका मैं नाम बताता हूँ। जो शूटर थे, एक का नाम था बॉबी, एक का नाम था पंकज, एक का नाम था प्रहलाद और एक और था बाबू, उसका नाम हमें पता नहीं चल रहा, यानी 4 लोग थे। तो ये जो है उन लोगों को 10 वर्ष की 10-10 साल की उनको सज़ा सुनाई जाती है। इस उनके जो है गोली कांड था जो, तो वो उनको यूपी कैडर मिलता है। अब मैं दोबारा से वहीं आ रहा हूँ, उनको यूपी कैडर मिलता है और दोबारा से जब वो चले जाते हैं लवासना, और लवासना में ट्रेनिंग करने के बाद जो यूपीएससी की जहाँ तैयारी चलती है उसकी वहाँ ट्रेनिंग करने के बाद आते हैं और उनको फिर से वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में, कहाँ, मुजफ्फरनगर में जहाँ उनको गोली लगी थी, वहीं उसी जगह सेम उनकी पोस्टिंग हो जाती है। और जब पोस्टिंग हो जाती, एक दिन घूमते घूमते वैसी बैडमिंटन ग्राउंड में जाते हैं और खड़े होकर के सोचने लगते हैं पुरानी बातें, और पुरानी बातें सोचते हैं तो एक आदमी आता कि सर यहाँ आप किस लिए खड़े, बोल रहे ये पुरानी हम बातें सोच रहे हैं कि यहाँ हमारे साथ क्या हुआ था। तो ये थी समाज कल्याण रिंकू सिंह की कहानी। और आज के इस कहानी को सुनाने का मतलब लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को ये बताना कि अगर आपकी शिद्दत, आप अपनी मजबूती से, अगर आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, तो आप कुछ भी पा सकते हैं। और आपकी रास्ते में बाधाएं कितनी भी आएँ। और अभी जब मैं आज कहानी सुना रहा हूँ तो रिंकू सिंह की एक और घटना है, इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज की सच्ची घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुख पहुंचाना नहीं, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को बेइज्जत करना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना। आप सभी अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। लेकिन अगर किसी का बर्थडे आज है तो उसको जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। अगर आपके साथी का जन्मदिन आने वाले दिनों में होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं अपने चैनल के माध्यम से आपको देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।